नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक-ठाक होंगे। साथियों, हम बाल विकास की बात करेंगे, तो उसमें जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण अ, साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना? और इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो सब आज मैंने कवर किया हुआ है। और धीरे-धीरे करके हम सारे जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और कहीं न कहीं यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% तुम्हारा यहीं से पेपर में आने वाला है। तो चलो भाई इनको पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या और क्या कहते हैं ये लोग, है ना? तो देखो पहले तो परिचय की हम बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? परिचय की बात करेंगे, है ना? किसकी बात करेंगे भाई? परिचय की बात कर लेते हैं। परिचय में अगर हम देखें तो इनका पूरा नाम क्या है? जीन पियाजे, है ना? देश कौन-सा है? कौन से देश के रहने वाले हैं? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। सिद्धांत इन्होंने कौन-सा दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब देखो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वो जीन पियाजे, इनको याद कैसे रखोगे? पियाजे से प्याज याद रखो। प्याज याद रखना है तुम्हें, है ना? और संज्ञानात्मक से क्या याद रखना है? संज्ञान में, संज्ञान में, संज्ञान में, है ना? ऐसे याद रखो कि हमारे संज्ञान में आया कि घर में प्याज खत्म है ना? संज्ञान में क्या है? प्याज खत्म है, ठीक है? ये याद रखना संज्ञान प्याज। संज्ञान में आया है कि प्याज खत्म है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की जब बात आएगी तो कौन है? जीन पियाजे, ठीक? ये तुमको याद रहेगा मेरे हिसाब से। अगला देखेंगे तो इन्हें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का गहन अध्ययन किया है तथा बताया है। थोड़ा-सा ऊपर ले लेता हूँ उनको, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। चलो, तो इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का गहन अध्ययन किया और बताया कि बच्चे अपना ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। अभी देखो ये मैं नहीं देखूँगा, ठीक है? हम आते हैं पॉइंट 2 पे। मुख्य अवधारणा, हम किस पे आएँगे भाई? मुख्य अवधारणा पे आएँगे और सबसे पहले तुमको यहाँ पे दिया हुआ है स्कीमा, ठीक है? अब स्कीमा क्या होता है? तो ये हमारे माइंड का एक पार्ट है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर एक स्कीमा माइंड पे डेवलप्ड होता है, ठीक है? क्या इस डेवलप्ड होता है भाई? स्कीमा डेवलप्ड होता है। चलो, अब देखो कोई भी चीज़ जब कोई बच्चा देखता है, मान लो बच्चे ने कुत्ते को देखा, ठीक है? तो उस कुत्ते से उसने क्या-क्या जानकारी ली कि कुत्ता है तो उसके 4 पैर होंगे, 2 कान होते हैं, 1 पूँछ होती है। और ये सारी जानकारी जाके कहाँ स्टोर होगी? स्कीमा में जाके स्टोर हो जाती है। अब बच्चा कभी भी अ 4 पैरों वाला कोई जानवर देखेगा, तो उसका स्कीमा यही अलाउ करेगा भाई ये कुत्ता है। अब चाहे वो जो देखे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? अनुभवों का मानसिक ढाँचा जो हमारे ज्ञान को व्यवस्थित करता है, ठीक? ऐसे याद रखो कि कोई बच्चा अगर कुत्ते को देख रहा है, तो उस कुत्ते से जो भी जानकारी उसके दिमाग में जा रही है, वो कहाँ जा रही है? स्कीमा में जा रही है। वो सब जाके स्कीमा में डेवलप्ड हो रहा है ना? बात सही है? अब आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन की, एक समाकलन की। नई जानकारी को पुराने अनुभव में शामिल करना। अब देखो इसको कैसे समझो कि मान लो तुम्हें पहले से पता है कि कुत्ता एक जानवर है, ठीक है? या बच्चे को पहले से पता है कि कुत्ता एक जानवर है। अब उसने पहली बार बिल्ली देखी। अब उसे लगा कि ये भी कुत्ते जैसी है, तो ये भी जानवर होगा, है ना? तो यहाँ उस बच्चे ने क्या किया, नई जानकारी को पुरानी सोच में उसने ढाल लिया है। ऐसे समझो फिर से एक बार कि भाई मान लो बच्चे को कुत्ते के बारे में तो जानकारी है, लेकिन अब उसने पहली बार बिल्ली देखा। अब उसने देखा कि भाई बिल्ली के पास भी 4 पैर हैं, कुत्ते के पास भी 4 पैर हैं। बिल्ली के पास भी 1 पूँछ है, कुत्ते के पास भी 1 पूँछ है। उसके भी 2 कान है, इसके भी 2 कान है। लेकिन उसने इसका स्ट्रक्चर, उसका कलर देख के अब उसने जो है अपनी पुरानी जो पुराना अनुभव था, पुरानी जानकारी थी, उसको नई जानकारी में उसने बदल ली कि देखो भाई
केवल कुत्ते के ही 4 पैर नहीं होते, एक ऐसा जानवर भी है बिल्ली जिसके उसके भी 4 पैर हो सकते हैं। तो ये एसिमिलेशन है। उसने क्या किया, नई जानकारी जो भी उसको मिले, उसको पुराने अनुभव में शामिल कर लिया उसने। अब उसको पता है कि 4 पैर वाला केवल एक ही जानवर नहीं है, 4 पैर वाले और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ तक तुम समझ गए हो। अब आगे हम आते हैं किसमें, अकोमोडेशन पे। किस पे आते हैं? अकोमोडेशन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है कि नई जानकारी के अनुसार पुराने स्कीमा ढांचे में परिवर्तन कर देता है। अब देखो बच्चा क्या सोचता है कि सारे जानवर 4 पैर वाले होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर उसने किसी दिन किसी पक्षी को देखा। अब पक्षी को उसने देखा, तो उसने देखा कि उसके 2 ही पैर हैं, है ना? भाई स्कीमा में उसके क्या स्टोर था कि सभी जानवर के 4 पैर होंगे। लेकिन फिर उसने क्या देखा, एक पक्षी देखा। अब पक्षी देखा तो उसके 2 ही पैर हैं। तो अब ये जो नई जानकारी है, ठीक है? नई जानकारी के अनुसार उसने पुराने स्कीमा या ढांचे में परिवर्तन कर लिया कि देखो भाई जानवर के केवल 2 ही पैर नहीं होंगे, 4 ही पैर नहीं होंगे, उसके 2 भी पैर हो सकते हैं, है ना? तो पुराने स्कीमा में जो भी चीज़ें स्टोर थी, उसमें उसने नई चीज़ें ऐड कर ली, नए ढांचे को ऐड कर लिया, अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर दिया। ये होता है अकोमोडेशन, समायोजन, ठीक? अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? समाकलन और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना, ठीक है? बोलो भाई। अब इसको कैसे समझोगे? मान लो बच्चे ने पहले सोचा था कि सारे जानवर 4 पैर वाले होते हैं, है ना? पुरानी सोच है। फिर उसने पक्षी देखा, उसके 2 पैर और पंख हैं। अब उसे अपनी सोच बदलनी पड़ी। कुछ समय बाद वो समझ गया कि जानवर अलग प्रकार के होते हैं, जिनके कुछ पैर, कुछ पंख होते हैं, है ना? अलग-अलग प्रकार के जानवर होते हैं, जिनके कुछ पैर और कुछ पंख होते हैं। तो समाकलन और समायोजन के बीच अब उसने संतुलन स्थापित कर लिया, है ना? तो ये इक्विलिब्रियम होता है। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन होता है, जीव का अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, है ना? जैसा वातावरण है, वैसा हम ढल जाएँ, ये हमारा एडेप्टेशन होता है। तो ये मुख्य अवधारणाएँ थी जीन पियाजे की, ठीक है? ये क्या है? मुख्य अवधारणा किसकी है? जीन पियाजे की मुख्य अवधारणा है। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हम पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पियाजे की 4 अवस्थाएँ। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। पहली अवस्था कौन-सी है? संवेदी गामक अवस्था। कौन-सी? संवेदी गामक अवस्था। इसकी उम्र जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होगी भाई? 0 से 2 वर्ष तक इसकी आयु होती है। अब मुख्य विशेषताएँ क्या है? तो पहली विशेषता है वस्तु स्थायित्व का विकास। पहली विशेषता क्या है भाई? वस्तु स्थायित्व का विकास। अब देखो इसको कैसे समझोगे कि एक्चुअल में वस्तु स्थायित्व होता क्या है ना? चलो, तो इसको समझो। इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई वस्तु दिखाई ना देने पर भी मौजूद रहती है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर हमें नहीं भी दिखाई दे रही है, वस्तु हमको नहीं दिखाई दे रही है, तब भी वो मौजूद होती है। ना बच्चों के हिसाब से सोचेंगे कि वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही, तब भी वो मौजूद है। यही हमारा वस्तु स्थायित्व का विकास है। इसको कैसे समझ सकते हो कि अगर मान लो तुम छोटे बच्चों को छोटे बच्चे के सामने खिलौना रखो और फिर तुम उसे कप से ढक दो, तो शुरू में बच्चा सोचता है कि खिलौना गायब हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 8 महीने की उम्र के बाद, बच्चा कप उठाकर खिलौना ढूंढने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि वस्तु स्थायित्व है, वस्तु दिख नहीं रही है, फिर भी वस्तु वहाँ पे है। यही हमारा वस्तु स्थायित्व का विकास कहलाता है और ये लगभग 8 महीने के बाद बच्चों के अंदर आने लगता है। बात समझाइए? वस्तु स्थायित्व, वस्तु नहीं दिख रही है, फिर भी वस्तु है, ठीक है? आगे हम इंद्रियाम क्रियाओं के माध्यम से सीखना।
अब देखो बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या होता है, बच्चा अपनी इंद्रियों और अपने क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इंद्रियों का मतलब क्या है कि वो देख के सीखता है, सुन के सीखता है और कोई कुछ बोलता है तो उससे सीखता है ना? अब जैसे हम हँस रहे हैं तो कई बार बच्चा हँस देता है देख के, है ना? बोलो? अगर हम उसको डरा रहे होते हैं तो वो डर जाता है ना? तो ये सारी चीज़ें वो अपने इंद्रियों से देख के, सुन के और सामने वाले की एक्टिविटी से वो सारी चीज़ों को सीखता है और इसको बोला जाता है इंद्रियों एवं क्रियाओं के माध्यम से सीखना। एक आता है अनुकरण, इमिटेशन, है ना? अनुकरण क्या है? अब देखो अनुकरण का मतलब है कि किसी की कॉपी करना, है ना? किसी की कॉपी करना। अनुकरण का मतलब ये होता है। अगर तुम मुस्कुरा रहे हो तो छोटा बच्चा भी मुस्कुरा देता है। अगर तुम ताली बजा रहे हो तो वो भी ताली बजाने की कोशिश करता है। अनुकरण का मतलब ये है कि बच्चा दूसरों को देखकर सीख रहा है, यही हमारा अनुकरण होता है। अगर हम हँसते हैं तो वो हँस देता है, हम ताली बजाते हैं तो ताली देता है। अगर हम बाबा, बाबा बोलते हैं तो वो भी बाबा, बाबा बोलने की कोशिश करता है। इसको अनुकरण बोलते हैं, इमिटेशन की शुरुआत बोलते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी। ये संवेदी गामक अवस्था है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इंद्रियों एवं क्रियाओं के माध्यम से सीखना, ये जीन पियाजे की कौन-सी अवस्था है? तो कौन-सी है भाई? संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है? कभी-कभी ये पूछ लेता है कि इंद्रियों एवं क्रियाओं के माध्यम से सीखना, जीन पियाजे की कौन-सी अवस्था है? तो ये भी संवेदी गामक अवस्था है। ऐसा तुमसे पूछ लेता है। या कभी-कभी तुमसे पूछेगा संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी है? तो 0 से लेके कितनी है भाई? 2 वर्ष तक है। ये सारी चीज़ें तुम समझ गए होंगे। 0 से 2 साल के बीच बच्चा वस्तु स्थायित्व का विकास करता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और अनुकरण करता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जिसकी आयु जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है? इसमें बच्चे का सोच जो है वो प्रतीकात्मक सोच होती है और भाषा का विकास होता है। अब 2 से लेके 7 वर्ष तक बच्चा बोलने-चालने लगता है और मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर सोचने-समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। दूसरे पे आते हैं अहम केंद्रिता, ठीक है? इगोसेंट्रिक पाई जाती है। अब देखो अहम केंद्रिता का मतलब क्या है? अहम केंद्रिता का मतलब ही है कि मैं जो जानकारी जानता हूँ, मैं जो चीज़ें जानता हूँ वही सही है ना? बोलो। अब इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुम किसी छोटे बच्चे से पूछो कि सूरज कहाँ है? तो वो कहेगा कि सूरज मेरे ऊपर है, क्योंकि वह सोचता है कि जो उसे दिख रहा है, वही सबको दिखता है। ठीक है? अहम केंद्रिता का मतलब उसकी जो जानकारी है वही सही है, ये अहम केंद्रिता होता है। फिर आते हैं हम जादुई सोच एनिमिज़्म पे, ठीक है? जादुई सोच पे आते हैं। चलो जादुई सोच को समझो। एनिमिज़्म क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कि निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानता है, ठीक है? अब देखो ये तो चलो निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानता है, ठीक बात है। जैसे वो खिलौना अगर खेल रहा है ना? तो उसको लगता है कि खिलौना भी जीवित है ना? और वो उससे कई बार वो बातें भी कर रहा होता है, कई बार वो देखते हो कि बच्चे खेलते-खेलते निमंत्रण वगैरह भी कर डालते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जैसे उसका गुड्डा-गुड़िया जो होता है, तो उनको लगता है इनमें जान है ना? वस्तु जीवित मान के उसके साथ वो बातें करता है। जादुई सोच ऐसे समझ सकते हो कि बच्चा सोचता है कि अगर वह ज़ोर से बोलेगा, तो बारिश हो जाएगी, ये जादुई सोच है। वो सोचता है कि अगर मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ, तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। इसको जादुई सोच बोलते हैं, है ना? आगे आते हैं संरक्षण कंज़र्वेशन को नहीं समझ सकता है ना? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक बच्चा क्या है, संरक्षण को नहीं समझ सकता है, कंज़र्वेशन को नहीं समझ सकता है।
ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम बच्चे को 2 बराबर ऐसे समझो कि संरक्षण क्या होता है जिसको वो समझ नहीं पाता है। अगर तुम बच्चे को 2 बराबर पानी के गिलास दिखाओ और फिर 1 गिलास का पानी पतले लंबे गिलास में डाल दो, ठीक? तो छोटा बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में ज़्यादा पानी है, क्योंकि उसका हाइट थोड़ा-सा बड़ा है। लेकिन बड़ा बच्चा समझेगा कि दोनों में पानी बराबर है, बस आकार ही बदला है। यही समझ संरक्षण का विकास कहलाती है। बात समझे कि नहीं? भाई 2 गिलास में हमने बराबर पानी भरा, लेकिन 1 गिलास का पानी हमने एक पतली ट्यूब में डाल दिया। अब पतली ट्यूब में जैसे ही डालेंगे तो पानी का आकार थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। छोटा बच्चा सोचेगा कि ये पतली ट्यूब में ज़्यादा पानी है क्योंकि उसका आकार बढ़ गया। लेकिन बड़ा बच्चा तो ये समझ रहा है ना कि नहीं उतना ही पानी है जितना पहले गिलास में था। तो इसको संरक्षण बोलते हैं, कंज़र्वेशन बोलते हैं। अब ये समझ 2 से 7 वर्ष तक बच्चों में नहीं होते, इसको पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अच्छा हो गया ना ये? हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आती है तुम्हारी 7 से 11 वर्ष तक। अब देखो इसमें संरक्षण को समझने लगता है वो, है ना? कि दोनों में बराबर पानी, है ना? वर्गीकरण पे आते हैं, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब है कि मान लो तुमने छोटे बच्चे को 4-5 खिलौने दिए, जो 2 अलग-अलग कलर के थे। तो अगर वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, 7 से 11 वर्ष की उम्र में है, तो वो लाल वाले खिलौने अलग कर देगा, काले वाले खिलौने अलग कर देगा। इसको वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, है ना? बात समझे कि नहीं? ये इसको वर्गीकरण बोलते हैं। फिर आता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या है कि वो सीरीज़ में चीज़ों को रख देगा। अब मान लो 7 से 11 साल का कोई बच्चा है और मैंने उसको 6 लकड़ियाँ दी, साइज़ के हिसाब से, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, ठीक है? तो अब बच्चा इतना मतलब नॉलेजेबल हो गया, उसके अंदर मतलब इतनी कैपेसिटी हो गई है कि वो इनको क्रम में आराम से लगा देगा, ठीक है? छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे के क्रम में। इसको बोलते हैं क्रमबद्धता विकसित होना, क्रमबद्धता को वो समझता है ना? फिर आते हैं प्रतिवर्तीता, रिवर्सिबिलिटी, है ना? रिवर्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, मतलब 7 से 11 वर्ष की उम्र में रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर विकसित हो जाती है। अब इसको कैसे समझो? इसको ऐसे समझो भाई, अगर मान लो तुम बच्चों को दिखाओ कि 2 बराबर गेंदों को दबाकर चपटा कर दिया गया, है ना? तुमने क्या दिखाया कि 2 बराबर गेंदें थी, उनको तुमने क्या किया किसी तरीके से दबा के चपटा कर दिया। अब अगर हम गेंद को फिर से मतलब वहाँ से हटा दें, तो फिर से अपने आकार में फूल आएगी, है ना? तो ये बच्चों को पता हो जाता है कि अभी तो ये गेंद चपटी है, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वहाँ से हटेगी, ये फिर से फूल जाएगी। इसको बोलते हैं प्रतिवर्तीता विकसित होना, रिवर्सिबिलिटी को वो अच्छे से समझ पाते हैं। और फिर आता है ये ठोस वस्तुओं का तार्किक सोच, है ना? ठोस वस्तुओं के बारे में उनकी सोच जो है, वो तार्किक हो जाती है। इसको भी कैसे समझ सकते हो? ऐसे समझो कि अगर तुम बच्चों को 3 अलग लंबाई की लकड़ियाँ दो, तो वो समझ सकता है कि अगर ए बी से लंबी है, बी सी से लंबी है, तो ए सबसे लंबी होगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और ये भी बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में सीख जाता है। अब आते हैं हम आगे। आगे आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सॉरी टॉपिक नंबर 4 पे। चौथा जो आता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से आगे की उम्र के लिए होता है, ठीक? इसमें पहला आता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है बच्चों में। अमूर्त चिंतन का मतलब है ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चा सोचने लगता है जो दिखाई नहीं देती हैं, जिनका सीधा अनुभव नहीं होता है। यानी वह कल्पना, विचार और सिद्धांतों का संभावनाओं पर सोच सकता है। ऐसे समझो कि बच्चा सोच सकता है कि अगर सूरज ना होता तो क्या होता? बच्चा सोच सकता है कि ईमानदारी क्यों ज़रूरी है?
ये बातें देखी नहीं जा सकती, लेकिन उन पर सोचा जा सकता है, यही अमूर्त चिंतन है ना? अमूर्त चिंतन जो हमको दिख नहीं रहा है, फिर भी हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं, वो अमूर्त चिंतन होता है और 11 वर्ष से आगे के बच्चों में आराम से विकसित हो जाता है। परिकल्पना या सोच, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, मतलब हाइपोथेटिकल का मतलब वो बहुत दूर का सोच लेना, ठीक है? फिर आगे है वैज्ञानिक एवं तार्किक तर्क करने की क्षमता, मतलब साइंस के बारे में उसको नॉलेज हो जाता है और वो तर्क करने लग जाता है। आगे आते हैं, तो भविष्य की योजनाएँ बनाना और समस्याओं का समाधान करना, ये भी 11 वर्ष की उम्र में बच्चों में आ जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें आराम से तुम समझ गए होगे कि पियाजे की जो 4 अवस्थाएँ उन्होंने दिया है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 वर्ष से ऊपर। 0 से 2 वर्ष कौन-सा है भाई? संवेदी गामक अवस्था है, 2 से 7 पूर्ण संक्रियात्मक है, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक है और 11 वर्ष से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से तुम समझ गए होगे और थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही सारी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं, वही लिखा है कि संवेदी गामक अवस्था 2 से 2 वर्ष तक 0 से 2 वर्ष तक होती है। इंद्रियों से बच्चा सीखता है, शुरुआत में हर चीज़ को मुँह से चखकर जाने का प्रयास करता है। अनुकरण की शुरुआत करता है, लगभग 8 से 12 महीने में वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाती है, कारण और परिणाम को समझने लगता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दिया है उसी को फिर से ये अपने में लिखा है और ये तुमको जब मैं मतलब पीडीएफ दे दूँगा ये वाली, तो आराम से तुम इसको फिर से अपने से पढ़ लेना। अब जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई मतलब तुमको जो भी चीज़ें मैंने मौखिक रूप से बताई हैं, उसी को यहाँ पे लिखित रूप से दिया हुआ है, तो ये तुम अपने से पूरा पढ़ सकते हो, है ना? अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि होगा यहाँ पे क्या कि पियाजे से पूछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्न हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो तुम जानते हो बहुत अच्छे से जीन पियाजे ने दिया है ना? अगर मैं पियाजे के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएँ हैं वो पूछूँ तो 4 अवस्थाएँ, यहाँ पे ये भी देख सकते हो, है ना? ऐसे करके ये 10 प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों को अगर मैं तुमको जल्दी-जल्दी करा ही देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहली अवस्था कौन-सी है? तो संवेदी गामक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष तक होती है ना? वस्तु स्थायित्व की अवस्था वही संवेदी गामक में ही आता है, अभी-अभी बताया कि बच्चा जो चीज़ नहीं है उसको भी समझ जाता है। अहम केंद्रिता कौन-सा है, किस अवस्था में? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। कंज़र्वेशन की समझ किस अवस्था में विकसित हो जाती है? तो 7 से 11 वर्ष में, मूल संक्रियात्मक। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है? औपचारिक संक्रियात्मक में। अमूर्त चिंतन जिसको बोलते हैं ना? पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से। बहुत अच्छा। पियाजे के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? तो वो मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। एडेप्ट एडेप्टेशन का क्या अर्थ है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये एडेप्टेशन होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी और फिर कोई नए साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? तो चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा-सा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद और ये पीडीएफ अगर तुमको चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। इस नंबर पे मैसेज करना, ये नंबर मैं लिख रहा हूँ 7752868599 पे, है ना? इस पे आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको पूरा ये पीडीएफ भेज दूँगा और इसी को लगातार तुम्हें पढ़ते रहना है। ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।